हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 17 मई और 17 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लूर नृत्य के बारे में, लूर नृत्य की विशिष्ट पहचान इनमें से आपसे पूछी थी। तो पहला ऑप्शन था कि यह दशहरा के त्योहार के दौरान तलवार और ढाल पकड़े हुए पुरुषों के द्वारा विशेष रूप से किए जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। ये वाली बात गलत है, ये पुरुषों का नृत्य है ही नहीं वैसे तो बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब लूर शब्द का मतलब ही होता है इसको स्पेशली जो बांगर क्षेत्र है हरियाणा का, जो स्पेशली जींद, रोहतक, हिसार वाला या कैथल का जो इलाका है, यहाँ पे लूर का मतलब ही लड़की होता है। तो इस करके स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाता है डांस। तो पहला स्टेटमेंट है ही नहीं, गलत है ये। दूसरा है कि ये होली त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक विशिष्ट महिला विशिष्ट नृत्य है। इसकी विशेषता गायन प्रारूप में पर्शन और उत्र के माध्यम से होती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जनरली ये फाल्गुन का महीना होता है, फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। इसकी शुरुआत मतलब होली के त्योहार से लगभग 2 सप्ताह पहले हो जाती है। और इसके अलावा रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों, चना, इसके टाइम पीरियड में अब एक बार एचएसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था, रबी की फसल के समय किए जाने वाला नृत्य है, तो इसका आंसर लूर ही था। तो यही ऑप्शन जो है ना सही रहेगा आपका। सावन वाला है नहीं यहाँ पे, वो तीज के हैं और ये भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक था आपका। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और आप लोग द्रोणाचार्य बैच है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में पुलिस अधिकारी जैसे डीएसपी और एएसपी के तबादले एवं नियुक्तियां जो है किस विभाग के द्वारा की जाती है। तो हरियाणा में जिससे डीएसपी की पोस्ट कहीं पे अपॉइंट होते हैं या एएसपी एसीपी जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट को जो अपॉइंट किया जाता है, तो ये कौन करता है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट का नाम है गृह विभाग, यानी कि होम डिपार्टमेंट जो है ना या गृह मंत्रालय है, इसकी तरफ से हरियाणा के अंदर डीएसपी और एसीपी की पोस्ट की नियुक्ति की जाती है। आज हम लोग ये सवाल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा पुलिस के अंदर जो एचपीएस के 12 वरिष्ठ अधिकारी जिनको डीएसपी और एसीपी लेवल का ट्रांसफर किया है अभी हाल ही के अंदर। डीएसपी होते हैं आपके डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और एसीपी का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, जिनको सहायक पुलिस आयुक्त के नाम से जाना करते हैं। इनके लिए अभी आदेश जारी किए किसने थे, तो हरियाणा के मुख्य सचिव गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है जिनका नाम है सुधीर राजपाल जी के द्वारा ये अभी जारी किए। ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है आपको। बाकी और भी अपॉइंटमेंट हुई है, आप मतलब एक दो ये तो एक तो ये नाम पता होना चाहिए, गृह डिपार्टमेंट भी पता होना चाहिए आपको। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हुए हैं। टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो पोस्ट आपको एचपीएस वर्ड आता है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हरियाणा पुलिस सर्विस है। एसीबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो है। ईआरएसएस का मतलब है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जैसे हरियाणा में डायल 112 है ना, तो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर ही है ये वाला। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स। हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए पहला अल्ट्रा पार्क बनाया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर दिव्यांग बच्चों के लिए एक पहला अल्ट्रा पार्क बनाया जाएगा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनेगा। अब ये दिव्यांग बच्चों का जो पार्क बनेगा, रोहतक के मानसरोवर पार्क में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त एक अल्ट्रा पार्क तैयार किया जाएगा। इस पार्क में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी ताकि वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन कर सके। तकरीबन 25 लाख रुपए की इस पे लागत आने वाली है और इसका प्रस्ताव नगर निगम हाउस के द्वारा पारित किया गया है। रोहतक जिले में लगभग 2800 दिव्यांग है। ये हरियाणा का अपने तरह का पहला दिव्यांग पार्क है। ये सक्सेस होने के बाद में इसको फिर करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अप्लाई किया जाएगा सरकार के द्वारा। अप्रैल 2026 तक हरियाणा के कितने गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। खुले में शौच मुक्त गांव अभी टोटल हो चले हैं 6520, 6520 गांव खुले में शौच मुक्त हरियाणा के ओडीएफ प्लस रैंकिंग कवरेज को पूरा किया है। हरियाणा ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। हरियाणा ने 91.08% कवरेज हासिल किया है। हरियाणा का प्रदर्शन नेशनल लेवल पे 85.3% रहा है। गांवों में टोटल गांव 6618, ओडीएफ प्लस गांव में 6520 और मॉडल श्रेणी वाले गांव 6028 शामिल हुए हैं।
अभी हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम क्या है? हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम अनुराग रस्तोगी है। और वार्षिक बजट जो है ना 2026-27 के लिए 291 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव है डॉक्टर साकेत कुमार है। इसके अलावा अब तक हरियाणा में 7.35 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। और हरियाणा में 2025-26 का प्रदर्शन टारगेट था 6670 शौचालय का, वास्तविक लगभग बन पाए हैं 7941, टारगेट से ज्यादा बना दिए हैं। इस अवधि में 2 लाख से ज्यादा परिवारों को 192 करोड़ की वित्तीय राशि भी दी है सरकार ने। इसके अलावा गांव में कचरों के वैज्ञानिक निपटान पे जोर दिया गया है। प्लास्टिक कचरे को भी विशेष यूनिट की स्थापना की गई है। पशुओं के गोबर और ठोस कचरे से बायोगैस बनाने की भी योजना में सरकार लगभग कोशिश कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा ने 91.08% कवरेज किया है। नेशनल लेवल का जो एवरेज है वो 85.3 है, जिससे हम लोग ज़्यादा हैं। और हरियाणा के कुल 6618 गाँव में से 6520 गाँव हैं वो ODF प्लस है, और 6028 गाँव को मॉडल विलेजेस का दर्जा मिला है। नेक्स्ट आता है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में हरियाणा के शिवा नरवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है अभी, और उसके अंदर अभी मेडल जो जीता गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है शिवा नरवाल के द्वारा। शिवा नरवाल जो है ना, इन्होंने अपना इस टूर्नामेंट मतलब भारत के लिए इस टूर्नामेंट का ये पहला गोल्ड मेडल था। इनका स्कोर था 241.8 था। शिवा नरवाल ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी टॉप स्थान हासिल किया था पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में। गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। और इसके अलावा पनाहा बुगरा है, इन्होंने सिल्वर जीता है। चिराग शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। ये मिस्र के काहिरा के अंदर चैंपियनशिप हुई थी, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट थी। अच्छा, शिवा नरवाल हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा भारत के चिराग शर्मा ने भी गोल्ड कांस्य पदक जीता है। आप हरियाणा के पर्सपेक्टिव याद रखो तो शिवा नरवाल याद रख लेना। एशियन चैंपियनशिप 2026 में 70 किलोग्राम भार वर्ग में किस जिले के पहलवान अभिमन्यु मंडवाल ने गोल्ड मेडल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु मंडवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। ये हिसार जिले के रहने वाले हैं। ये चैंपियनशिप के अंदर जो है ना, अभिमन्यु मंडवाल ने गोल्ड मेडल जीता है 70 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। हिसार जिले के ये रहने वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप और जाग्रेब ओपन में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसमें 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुजीत कलकल ने उज्बेकिस्तान के जो जलावो है उसको भी हरा के गोल्ड मेडल जीता था। तो 2 गोल्ड मेडल आए थे। किर्गिस्तान के बिश्केक में ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसमें इवन भारत के टोटल 17 मेडल आए थे, जिसमें से 15 तो अकेले हरियाणा की ही है। एक क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा वो वाला। और इसके अंदर जो है ना, भारतीय पहलवानों ने विशेषकर फ्री स्टाइल श्रेणी में जबरदस्त जो है ना अपना दबदबा दिखाया है। देखो, 2 टाइप की कुश्तियों में आप पढ़ते हो ना, एक तो फ्री स्टाइल पढ़ते हो और एक आप लोग पढ़ते हो ग्रीको रोमन पढ़ते हो। फ्री स्टाइल में तो बॉडी का पूरा पार्ट ही यूज करते हैं, ग्रीको रोमन में शरीर का आधा हिस्सा है ना वो यूज कर रहे होते हैं, जैसे धड़ से ऊपर वाला। और कुश्ती ओलंपिक खेलों के सबसे पुराने खेलों में से एक है। 1896 में इसको शामिल किया जा चुका है। सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के जो उम्मीद जोन है उनको 8-1 से हरा के गोल्ड मेडल जीता है। और ये ऐतिहासिक जीत का क्षण इसलिए भी था क्योंकि 2019 में बजरंग पुनिया के बाद में इस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। इसके साथ साथ अभिमन्यु मांडवाल का जो 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी थी, ये दोनों जरूर याद रखना है आप लोगों को। और इसके अलावा जो है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर है। गोल्ड मेडल जीतने वाले 2 खिलाड़ी सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल, ये दोनों के नाम याद रखना। सुजीत का वेट कैटेगरी है 65 और इसके अलावा मंडवाल की वेट कैटेगरी है 70। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हरियाणा के तरफ से। ये तो अलग है टोटल वाली, ये तो मैं आपको बाद में कल बताऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन ही करवा दूंगा कल। तो सुजीत कलकल है, इनकी रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 पहलवान ये बन गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ये UWW की रैंकिंग आई थी, उसमें भी नंबर 1 पहलवान बने। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये चरखी दादरी के इमलोटा गाँव के रहने वाले हैं ये। और अभिमन्यु हिसार के मिर्चपुर के हैं।
किस हरियाणवी ने 18.15 घंटे में पाक जलडमरू मध्य पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है काम्या भारद्वाज। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। काम्या भारद्वाज ने 18.15 घंटे में पाक जलडमरू मध्य पार करके रिकॉर्ड बनाया है। काम्या भारद्वाज ने भारत और श्रीलंका के बीच में 58 किलोमीटर की दूरी को मात्र 18.15 घंटे में तैर के पार किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की सुचेता देव के नाम था, उन्होंने 19.20 घंटे में पूरा किया था ये, और काम्या ने इसको लगभग 1 घंटे 5 मिनट पहले कंप्लीट कर दिया है। ये भारत के धनुषकोटी, तमिलनाडु से श्रीलंका के थलाई मन्नार तक और वहां से फिर वापस धनुषकोटी तक आना था। एक तरफ की दूरी लगभग 29 किलोमीटर की थी, टोटल 58 किलोमीटर हुआ। और उन्होंने 12 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे की तैराकी स्टार्ट की थी और 13 अप्रैल को सुबह इन्होंने 7:45 को ये कंप्लीट कर दिया था। तो ऐसे यहाँ से इन्होंने जो है ना ऐसे शुरुआत की है, और उसके बाद में जो है ना शुरुआत यहाँ से आई है, फिर तैरी है, और तैरते तैरते फिर यहाँ पे आई है थल्लाई मनार तट, फिर वापस वहां से गई है 29 ऐसे किलोमीटर कंप्लीट किया है इन्होंने, और नया रिकॉर्ड जो है ना इन्होंने तैयार किया। इसके दौरान काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे जेलीफिश का चैलेंजेस था, इनके साथ में रात की ऊंची लहरें हैं उनका भी बड़ा चैलेंज था, लेकिन इन्होंने अपना कंप्लीट रिकॉर्ड पूरा किया है। तो गुरुग्राम के बालूदा की रहने वाली है काम्या भारद्वाज। इन्होंने पाक जलडमरू मध्य को तैर के पार किया है 12 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:30 बजे। ये इन्होंने तैराकी वैसे स्टार्ट की थी, एग्जैक्ट जगह है जिसका नाम है अरिचलमुन्नई, धनुषकोटी पे तैराकी स्टार्ट की, और श्रीलंका के जो तल्लाई मन्नार वाला इलाका है वहां, और बिना रुके वहां से 13 अप्रैल 2026 को सुबह 7:45 पे जो है ना अरिचलमुन्नई के तट पे पहुंच गई थी। काम्या ने बेंगलुरु की अल्ट्रा मैराथन तैराकी सुचिता देव बर्मन के 19 घंटे 31 मिनट के रिकॉर्ड को जो है ना तोड़ दिया है। तो कई जगह पे 19.20 है, कई जगह पे 19.31 है ऐसा रिकॉर्ड इनका, बट ओवरऑल कह सकते हो फिलहाल के लिए इनका रिकॉर्ड ही नंबर 1 पे, तो आप ये याद रखना। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां पे अपना पहला एआई स्किल सेंटर स्टार्ट किया है? तो भारत का पहला एआई स्किल सेंटर स्टार्ट किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। एमओयू साइन हुआ है अभी चंडीगढ़ के साथ में। अमेरिकी वैश्विक तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एआई और के साथ साथ अत्याधुनिक माइक्रोसॉफ्ट कौशल केंद्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरती डिजिटल टेक्निक में निपुणता देना है। और ये केंद्र जो है ना बाइट एक्सेल के सहयोग से सेटअप किया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट स्किल सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है। यह भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया अपना पहला, मतलब अपने तरह का पहला ही ऐसा केंद्र है ये। इसमें बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना सर, इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक हमारे अंदर जो क्षमता होती है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन लेना है, वो काम एक मशीन कर पाएगी। इसलिए हम लोग एआई को कहा करते हैं कि एक वर्चुअल इंसान ही समझिएगा। अभी हम फिलहाल के लिए वीक एआई पे काम करते हैं। कई टाइप के एआई होते हैं, जैसे वीक एआई है, सुपर एआई हो सकता है, ब्रेन एआई हो सकता है आपका, है ना। तो उसमें से हम वीक एआई पे फिलहाल के लिए काम करते हैं। तो एक कंप्यूटर की एक साइंस है। एआई के फादर भी आपको याद होने चाहिए। एआई के फादर का नाम है जॉन मक्कार्थी, ठीक है ना। जॉन मक्कार्थी जो है ना, ये एआई के फादर है, ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपको याद होगा एक 1997 के अंदर ना डीप ब्लू नाम का सुपर कंप्यूटर बना था। ये इतना स्मार्ट कंप्यूटर बना था कि उस समय के गैरी कास्पारोव, वो चेस चैंपियन थे, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर थे, उनको हरा दिया था और ये जीत गया था सुपर कंप्यूटर। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कह सकते हो, हमारे फोन के अंदर जैसे गूगल असिस्टेंट लगा लो, एप्पल का सिरी लगा लीजिएगा, सैमसंग का बिक्सबे लगा लीजिएगा, ये सारे आपके एआई बेस्ड हैं आपके, ठीक है। लेकिन एक वर्ड आता है मशीन लर्निंग। इस मशीन लर्निंग ये एआई का ही एक सबसेट है। वैसे तो मशीन लर्निंग के अंदर ये होता है कि हर काम अलग अलग कोड या किसी प्रोग्राम से नहीं होता, बल्कि बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो मशीन खुद ही सीखता है, ये पैटर्न को देखता है एक्चुअली।
फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मतलब यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो आपको अपने आप उससे मिलते जुलते वीडियो सजेशन में आते हैं ना। जैसे आप मान लो एक करंट अफेयर देख रहे हो, तो इसके साथ में आप लोगों को नीचे कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, इससे मिलते जुलते कोई एजुकेशन के या हरियाणा से रिलेटेड या कुछ ऐसे टाइप का आपको वीडियो सजेस्ट किए जाएंगे, या कोई और भी वीडियो है जो आपको बार बार सजेशन में आता है, तो वो ML का काम है एक्चुअली। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है, वो मशीन लर्निंग का काम है एक्चुअली। तो AI जो है ना, वो तो बेसिकली एक स्मार्ट सिस्टम है जरूर, वो एक बहुत टफ या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मतलब इजी करने के लिए, लेकिन ML जो है ना आपका मशीन लर्निंग, वो चीज़ों को आपको सजेशन बेस्ड है। जैसे आपने मान लो अमेजोन पे फ़ोन खरीदा, तो आपको साथ में कवर का सजेशन दे देते हैं वो, कि कवर भी खरीद लो, इसके साथ ही रिलेटेड है। तो ऐसे पैटर्न पे काम करता है वो। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कल भी बता रहा था, ऑनलाइन डेटा, ऑनलाइन ही प्रोसेसिंग होना, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती आपको, और ऑनलाइन स्टोरेज भी आपको जैसे मिलती है आजकल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, एप्पल का iCloud है, माइक्रो और गूगल का गूगल ड्राइव जैसे हो गया है ना। तो इसलिए AI फॉर ऑल ये है, ये कोर्स एक्चुअली बीटेक के स्टूडेंट तक ही सीमित न रह के, बल्कि यूनिवर्सिटी के सभी स्ट्रीम के यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए ये उपलब्ध होगा। ये इसमें जैसे कई सारे कोर्सेज है। स्टार्टिंग के फेज में AZ900 अजूरे फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट का ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है अजूरे। DP900 डेटा फंडामेंटल्स होगा। AI900 AI फंडामेंटल, इसके साथ BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में AI के साथ स्पेशलाइजेशन डिग्री है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बाइट एक्सेल की भूमिका इस साझेदारी में बाइट एक्सेल भी शामिल है, जो भारत की इंजीनियरिंग शिक्षा और जनरेटिव AI को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक भागीदार है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब का एकमात्र ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे NAC के थ्रू A+ ग्रेड मिला है अभी। महिला और किशोरियों के लिए स्वच्छता, गरिमा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से मासिक धर्म स्वच्छता मिशन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? हरियाणा सरकार के द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें BPL श्रेणी की 10 से 45 साल की उम्र की महिला और किशोरियों को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रही है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करके लोगों को जागरूक करना है। इसका आवेदन सल पोर्टल के माध्यम से नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे उपलब्ध है। एक सैनिटरी नैपकिन जो पैकेट होता है, उसमें 6 जो है ना ये सैनिटरी नैपकिन होते हैं, तो एक मतलब पूरा पैकेट दिया जाता है। निशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैड दिए जाते हैं ये। तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, आप मुझे कमेंट में बताना हरियाणा में ये योजना शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत की कब गई थी, ये कमेंट में बताना मुझे आप लोग। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और उसके बाद के संशोधन के संदर्भ में सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कितने मानदंड अनिवार्य होते हैं? पहला, उम्मीदवार के पास अपने आवासीय परिसर में एक कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार को मैट्रिक 10th क्लास पास होना चाहिए। उम्मीदवार पर किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का बकाया नहीं होना चाहिए। कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। बताना विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग।